हाँ, नमस्कार दोस्तों, पीसेस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो करंट अफ़ेयर्स जून का लेकर आए हैं, अभी उस जो मैं कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ और ये मान के चलिए यूपी पीसीएस के बेस्ट सवाल जो भी मैं कहीं से मुझे प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो पेपर हो या न्यूज़ से हो या कहीं से भी हो, वो मैं कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन्स आंसर या पोस्ट के माध्यम से डाल रहा हूँ। आप इसके नोट्स बनाते चलिए। प्लस मैं सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा-सा वीडियो बना दें, जिससे कि थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाए, तो इससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी आया है, एक आया नहीं है, मतलब इनफैक्ट समझिए कि कॉकस जो रीजन है, ये आप देख रहे हैं ना, कॉकस रीजन जो देख रहे हैं, वो बड़ा लाइमलाइट में है और मान के चलिए कि अ, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने क्यों इसलिए पोस्ट किया है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहाँ पर आप देखिएगा कि 4 कंट्रीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको। एक है आपका जॉर्जिया, ठीक है? एक है अर्मेनिया, एक है अज़रबैजान और एक है रशिया, ठीक है? अब ये जो कॉकस क्षेत्र है, आपसे पूछ सकता है ज्योग्राफी में कि भाई ये बताओ कि कॉकस क्षेत्र किसके कहाँ पर क्षेत्र है? तो ये एक तरफ ब्लैक सी है और दूसरी तरफ आपका कैस्पियन सी है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के जो बीच का इलाका है, जहाँ पर 4 कंट्रीज़ काम कर हैं, जैसे कि आपका रशिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया, इस क्षेत्र को हम कॉकस रीजन कहते हैं और एक तरह से ये एशिया और यूरोप के बीच का एक अवरोध या बैरियर भी है, यानी कि बिल्कुल एक ऐसा फेज है, एक ऐसा जगह है जहाँ के बाद एक तरफ रशिया आता है, एक तरफ एशिया आता है, एक दूसरी तरफ आपका यूरोप आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यूरल यूरल माउंटेन्स का सवाल कई बार पूछा जा चुका है, वो भी लगभग कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर भी और आपको पता ही है कि अर्मेनिया से इस समय इंडिया के डिफेंस के संबंध बहुत चल रहे हैं। अर्मेनिया ने भारत से आकाश तीर जो डिफेंस सिस्टम है वो परचेज करने की बात की है, परचेज कर रहा है। ऑलरेडी अर्मेनिया जो है वो भारत से पिनाका जो रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो खरीद चुका है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी है अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में। अजरबैजान, आप समझिए कि अजरबैजान वो कंट्री है जो कि टर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर उसका एक नेक्सस बना रहा है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी जो अजरबैजान का रुख जो था वो पाकिस्तान की तरफ था, तो इंडिया इस बात से बहुत नाराज है, इसलिए इंडिया अर्मीनिया को बहुत अच्छे तरीके से गार्ड कर रहा है, वो चीज़ें दे रहा है। प्लस आप एक बात समझिए कि एग्जाम में एक चीज़ और आ सकती है, वो है अभी यूपीएससी में इनफैक्ट जो आई थी मैं बताता हूँ उसको, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यूपीएससी 2025 का सवाल है ये। और इसके अंदर पूछा गया था कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कहाँ-कहाँ से मिलता है? तो ये एक वो कॉरिडोर है या वो रास्ता है जो कि समुद्र और पानी, सॉरी, समुद्र और लैंड दोनों यूज़ करेगा। स और इंडिया से, मुंबई से होता हुआ ये पहले बंदर अब्बास पोर्ट यानी कि ईरान जाएगा। ईरान से होता हुआ वो बाकू जो कि अज़रबैजान की राजधानी है, वहाँ जाएगा और अज़रबैजान से होता हुआ वो रशिया जाएगा, रशिया के मॉस्को, वहाँ से आगे सेंट पीटर्सबर्ग और वहां से वो यूरोप जाएगा। ये एक कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। यूपीएससी में एग्जाम पूछा गया और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रास्ता ट्रैक पता लग सके भाई, ये एक है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी एक आज ही है, आज 11 तारीख है, 12 तारीख है और 12 तारीख में आप देखिए एक खबर आई है कि एयरलाइंस, भारत की एयरलाइंस है, वो क्रैश हो गई है, ठीक है? और ये बड़ा दुखद है क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, लंदन जा रहा था और माना जा रहा है कि जैसे ही टेक ऑफ किया एक विद इन 1 मिनट ये ये क्रैश हो गया और लगभग दो 250 242 लोग उसके अंदर सवार थे। अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है ज़्यादा खबर इसकी है ही नहीं, लेकिन जब भी इस तरह के सब होता है, दुर्घटना घटती है, अ, मुझे याद है कि एक एयरलाइंस खो गया था तो उससे पूछा गया था कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा था। उसी तर्ज पे मैंने यहाँ पर इस सवाल को भी लिया है कि अ, अगर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें 242 लोग हताहत हुए होंगे या तो डेथ हुई होगी या तो इंजर्ड हुए होंगे, तो एग्जाम में सवाल ऐसे ही बनेगा कि वो पूछेगा कि वो जहाज कहाँ जा रहा था। तो जहाज जो है वो लंदन जा रहा था, पहला सवाल तो आपका ये बन जाएगा कि लंदन जा रहा था और दूसरा आपका जो है वो बन जाएगा कि किसका जहाज था, तो एयर इंडिया का जहाज था, ठीक है? एयर इंडिया, तो दो चीजें बन रही हैं यहाँ पे, जा रहा था लंदन और ये जहाज एयर इंडिया का था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नया कुछ आएगा तो अपडेट कर दूंगा। फिर मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी बॉक्स में जो मैं चीजें दे रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइएगा।
अच्छा, अच्छा, मैं एक खबर आपको दे दूँ यहाँ पे कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस दोनों की, और 12th पास हैं या पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं, तो आप लोग जो हैं, एक फाउंडेशन कोर्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये लखनऊ के अंदर ऑफलाइन क्लासेस की चलेंगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का पूरा ये फाउंडेशन कोर्स होगा, ऑफलाइन कोर्सेज़ है। बाकी डिटेल के लिए नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी मैंने कुछ इसमें ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था, ले चुका था क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, अब ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ आई है ज्योग्राफी के ऊपर। एक अभी मोदी जी ने 5 अक्टूबर को, सॉरी 5 जून को, जब विश्व पर्यावरण दिवस होता है, 5 कई बार एग्ज़ाम पूछा भी गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, तो 5 जून को होता है। वहाँ पर एक पौधा अपने गार्डन में लगाया है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा लगाया है जिसको सिंदूर का पौधा है, सिंदूर का। और सिंदूर वाले पौधे का जो टेक्निकल नेम है वो ये है बिक्सा ऑरिलेना। बिक्सा ऑरिलेना जो है वो सिंदूर वाले पौधे का टेक्निकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है? तो याद रखिएगा बिक्सा ऑरिलेना, जो मोदी जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे लगाया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी ये बात बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं। देखिए, आरबीआई ने ना कुछ रेशियोज को दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के सवाल के ऊपर। मैं आपको नोट कर लेना, प्लीज नोट कर लेना, ठीक है? देखिए, कुछ ना रेशियोज होते हैं, और वो रेशियोज आरबीआई जो है वो जारी करता है, जो और एग्जाम में पूछा भी आता है। जैसे कि पहला है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो ये वो रेशो होता है, वो पैसा होता है जो हर बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। वो पैसा जो आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, यानी मान लो कोई बैंक है जिसका कैपिटल यानी कि पूंजी जो है वो 100 रुपया है, ठीक है? तो कुछ पैसा जो होगा वो आरबीआई के पास रखा जाएगा, जिसके ऊपर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। जिसके ऊपर आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देगी, वो एक सेफ्टी की है कि मान लो बैंक भाग जाए तो इस पैसे का इस्तेमाल करके जो है वो थोड़ा सा पैसा चुका दिया जाए। तो इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, जिसको 1% घटाकर 3% पे लिया है। तो इस समय मौजूदा हालत ये है कि कैश रिजर्व रेशो जो बैंक का है वो 3% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि कैश रिजर्व रेशो इस समय भारतीय बैंकों में 3% पे आ गया है। तो दो तरह से पूछ सकता है, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि सीआरआर कितना है, वो 3% है, और पूछ सकता है कितना कम कर दिया, तो 1% कम कर दिया। दोनों चीजें, ठीक है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशो रेशो जो है, ठीक है? अच्छा, यानी इसका मतलब ये होता है कि अच्छा पूछेगा तो इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा ये हो सकता है कि भाई ज्यादा पैसा अब बैंक के हाथ में रहेगा। ज्यादा पैसा रहेगा तो वो पैसा ज्यादा वो लोगों को दे सकता है, और वहां पर कमाई ज्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट वो पैसा, अभी देखिए दो चीजें होती, सीआरआर 3%, रेपो रेट 5.5, इसको भी 50 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। तो सीआरआर को तो 1% कम किया गया था, और लेकिन रेपो रेट को 0.5 कम कर दिया गया और 5.5 पे लिया है, ठीक है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेपो रेट वो रेट होता है जिसके में बैंक को अगर जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से पैसा मांग लेता है, उधारी मांग लेता है कि भाई ठीक है भाई, मुझे इस समय कुछ पैसा चाहिए, आप दे दो मुझे, 3 दिन के लिए दे दो, 4 दिन के लिए दे दो। तो आरबीआई को देता पैसा, और साथ में इंटरेस्ट भी बोलता है कि आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये रेपो रेट हो गया आपका, ठीक है? एक होता है एसएलआर। एसएलआर 18% है। ये क्या है? ये देखिए एग्जाम में तो या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि कितना परसेंट है, तो ये हो गया 18%। लिक्विडिटी रेशो है, यानी कि इसमें गोल्ड के अंदर जो है, सॉरी इसमें सरकारी बॉन्ड के अंदर जो गोल्ड हो गया, सरकारी सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड हो गए, वो उस जगह पर बैंक को अपना पैसा लगाना पड़ेगा। इसको समझते इस तरह से कि भाई बैंक ने क्या किया, अपना सारा पैसा दे दिया किसी को, बोला कि ऐसा है कि हम आपको जो है दे रहे हैं, आप बहुत, आपकी क्रेडिट बहुत अच्छा है, हम आपको बड़े आदमी को दे दिया, और बोला कि 20 साल के दे देंगे। अब 20 साल के लिए उस व्यक्ति को लोन पे दे दिया, लेकिन इस बीच में जो जिन लोगों ने बैंक में एफडी करा रखी थी, उनकी एफडी मैच्योर हो गई। अब बैंक के पास तो पैसा है नहीं, बैंक ने बाकी लोगों को दे रखा है, अभी रिटर्न आया नहीं है। इन दैट कंडीशन अगर डिमांड की जा रही है, यानी कि जिनकी एफडी हो गई है, मैच्योर हो गई है, जिनको जो विड्रॉल निकालने आए हैं, वो पैसा कहाँ से लेंगे? बैंक के पास पैसा जो था वो तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसे वक्त में ये सिचुएशन ना आए, तो बैंक, आरबीआई ने बोला हुआ है कि कुछ पैसा बैंक जो है अपना ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे जहां पर मौका मिलने पर तुरंत जो है बैंक को पैसा मिल जाए। तो क्या है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया या गोल्ड हो गया। इन्हें बोलते हैं एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं।
जो कि 18%, कि बैंक को अपना 18% पैसा जो है वो यहाँ पर रखवाना पड़ेगा या इन जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया या गोल्ड हो गया, यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हर पैसा आप रियल एस्टेट में या बड़े बिजनेसमैन को नहीं दे सकते। कुछ पैसा आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत उसको कैश करा लो और आपके अंदर आपके आपके बैंक में कैश की प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है। आखिरी वो है लोन टू वैल्यू यानी रेशो, यानी कि अगर आप अगर 100 ग्राम लोन गोल्ड लेके जाते हैं दुकान आप, तो कितना कितना उस 100 ग्राम का कितना ग्राम जो है वो लोन होगा। तो वो है 85%, यानी कि मान लो कि 1 लाख रुपए की कीमत गोल्ड की है तो आपको जो है 85,000 रुपये मिल जाएंगे। पहले ये 60% था, यानी कि 60% ही वैल्यू कर सकते थे। यानी कि आप अगर मुझको फाइनेंस जाते हैं, ठीक है, और आपकी ज्वेलरी जो है मान लो 1 लाख की है, तो पहले क्या था कि 60,000 रुपये ही मिल पाते थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो 40,000 रुपये उन्होंने मार्जिन रखा था, ठीक है, कि भाई वापस ना आया, डिफॉल्ट कर गया तो उसके लिए। लेकिन अब क्या किया गया है कि ये बोला कि नहीं, आप 85% तक पैसा दे सकते हो। यानी कि 1 लाख रुपए की अगर ज्वेलरी है तो 85,000 रुपये दे सकते हो। ये शो क्या करता है कि ये ज्यादा पैसा आपके इकोनॉमी में आ रहा है, ज़्यादा पैसा आप लोग जो हैं वो यूज़ करेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस हो रहा है। अच्छा, इसके पीछे एक कारण और भी है कि पिछले कुछ समय से महंगाई जो है वो कम है। महंगाई कम होने से एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है, तो इसी आरबीआई ने ये सब चीज़ें जो हैं वो चलाई हैं। और ये सब रेशोज जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे फिर से मैं बोलूँगा, प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। 100% जो हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बनेंगे, और आप इसको सही कर देना बस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। छोटा वीडियो रखूंगा, फिर अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और चीज़ें करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।